नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CTET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किया है। देखिए, आज हम लोग यह पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री। हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 है। इससे पहले हम लोग देखिए 6 अध्याय तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है। याद रखिएगा, उन्हें जो है पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। किस जगह पर? तो सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। तो याद रखिएगा, अशोक के निर्देश पर। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। याद रखिएगा, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। याद रखिएगा, चाणक्य के द्वारा जो लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो देख सकते हैं आप लोग, यही शेर बने हैं, यानी शेरों वाला स्तंभ शीर्ष यही है। देखिए, हमें ये 3 ही शेर दिखाई देते हैं। ये 4 शेर होते हैं। एक शेर जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, जो हमें नहीं दिखाई देता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ऊपर एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग वंश के बारे में। देखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो देखिए, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, ये सभी जो है मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। यहाँ देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया। अभी हम लोग देख लेते हैं। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत में कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। आगे हम लोग देखते हैं, जो हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। देखिए, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। इससे हम लोग देखते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। तो देख सकते हैं, जितना आप लोग यह रेड वाला दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सभी अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हैं, और जो ब्लैक वाला है ये सभी महत्वपूर्ण नगर है। तो देखिए, अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर देखिए, ब्रह्मगिरी, मस्की, सन्नाटी, सुपारा, जौगढ़, धौली, सांची, देखिए ये सब यहाँ से अशोक के अभिलेख मिले। एक बार आप लोग इस मैप को देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखा है कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है।
इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन आगे देखते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, जो सम्राट था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, जो राजकुमार लोग होते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, देखिए इसको याद रखिएगा कौन सा जगह किसके लिए फेमस था। देखिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, और देखिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें जो जंगल में रहती थी। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि नजराना क्या होता है, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो देखिए, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। देखिए, कर जो था वह नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, लेकिन नजराना जो था वह अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। यही है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि राजधानी में सम्राट, देखिए यहाँ से एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज था वह देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ पर देखिए उसने क्या देखा और क्या विवरण दे रहा है मेगास्थनीज, यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरह चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करें। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और देखिए पाटलिपुत्र यानी कि जो आधुनिक पटना, उसके बारे में क्या मेगास्थनीज ने कहा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। आगे हम लोग देखते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा अशोक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो अशोक ही पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की।
अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि अशोक के अधिकतर यानी ज़्यादातर लिपि किस भाषा में है। तो देखिए ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का कलिंग युद्ध, देखिए कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। देखिए एग्जाम यही पूछ लेता है कि कलिंग किसका प्राचीन नाम है, तो देखिए उड़ीसा का ही प्राचीन नाम कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इधर आप लोग बाएं साइड देखिए, लिखा है कि उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यहाँ पर देख सकते हैं यह पत्थर की एक मूर्ति है, देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया मूर्ति बनाया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। आगे देखते हैं हम लोग अशोक का धम्म क्या था। देखिए अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। याद रखिएगा अशोक जो थे वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर देखिए जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो देखिए एग्जाम में पूछ लेगा कि धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति क्यों की, तो आप लोग देख सकते हैं जो भी झगड़े होते थे परिवार में, इन सभी समस्याओं को निदान के लिए उसने इन अधिकारियों की जो है नियुक्ति की, जो धम्म की शिक्षा देते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य उसने श्रीलंका भेजा। याद रखिएगा अशोक ने अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म की प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो देखिए ये अलग अलग भाषा की लिपि है, जैसे देखिए यह सभी अ ही लिखा है, यह आरंभिक ब्राह्मी लिपि में है। देखिए देवनागरी हिंदी लिपि जो हम लोग जिस प्रकार अ लिखते हैं, देखिए बांग्ला भाषा में अ है, या मलयालम भाषा में अ लिखा गया है, या तमिल भाषा में अ लिखा गया, तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यह चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अध्याय 8 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।